आज मैं आप लोग को भू संतुलन के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ जियोस्टेसिस के बारे में पढ़ाऊँगा। आइसोस्टेसिस संतुलन की संकल्पना में जैसा कि आप देखते हैं कि एक पानी में लकड़ी के विभिन्न टुकड़े विभिन्न ऊंचाइयों में तैर रहे हैं। यह तैराव बड़ा टुकड़ा अधिकतम की गहराई में, उससे छोटा टुकड़ा उससे कम गहराई में, सबसे छोटा टुकड़ा सबसे कम गहराई में तैर रहा है। और यह तैराव प्लवनशीलता बल को बता रही है और संतुलन को बता रही है। अब इसको हम भू संतुलन पे लेके चलें तो हमारी पृथ्वी का भूपर्वतीय भाग जो 0 से 65 किलोमीटर तथा ऊपरी मेंटल का भाग जो 65 से 100 किलोमीटर तक का भाग अर्थात 0 से 100 किलोमीटर वाला भूपर्वतीय और ऊपरी मेंटल वाला भाग कठोर है, लिथोस्फीयर के रूप में है। और उससे नीचे स्थित यानी 100 किलोमीटर से नीचे स्थित भूभाग अभी भी तरल या अर्धगलित अवस्था में है। इस मंडल को अधा स्तर या एथेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल इसको कहते हैं। ऊपर का जो कठोर भाग यानी लिथोस्फीयर है, इसी लिथोस्फीयर में पर्वत, ऊंचे उठे पर्वत, पठार, मैदान, नीचे धसे झील और समुद्र नितल भूभाग आते हैं। यह भूभाग एक संतुलन के सहारे अपने नीचे स्थित अधः स्तर पर तैर रहे हैं या समस्थिति स्थापित किए हुए हैं। भू संतुलन की परिभाषा को निम्न रूप में बताया जा सकता है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी अर्थात पृथ्वी के जिस रूप में घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है या अपने पथ पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इस अवस्था में घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित जो क्षेत्र हैं अर्थात भूपर्वतीय पर विद्यमान ऊपर उठे हुए पर्वत, पठार, मैदान तथा गहराई में स्थित झील तथा समुद्र में एक भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता जो विद्यमान है, उसी को ही भू संतुलन कहा जाता है। वास्तव में भू संतुलन, यह संतुलन शब्द को सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान डटन ने 1889 में दिया था। डटन ने यह कहा भू संतुलन के संदर्भ में कि पृथ्वी के ऊंचे उठे पर्वत, पठार, मैदान तथा नीचे धसे समुद्र तली
से निर्मित भूपर्पटी के कठोर भाग अपने नीचे स्थित पदार्थ अर्थात अधामंडल के घनत्व से कम होने के कारण एक रेखा के सहारे तैर रहे हैं। वास्तव में धरातल पर विद्यमान पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र तल A, B, C और D चाहे किसी भी घनत्व के हों, भार के हों, यह अपने नीचे स्थित आधा स्तर लिक्विड फॉर्म पर एक संतुलन बनाए हुए तैर रहे हैं। जिस रेखा के सहारे यह तैराव या संतुलन पाया जाता है, उस रेखा को ही इन्होंने समतोल तल अर्थात क्षतिपूर्ति तल कहा है। समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल वह तल है जिसके सहारे यह संतुलन स्थापित होता है। इसका जिक्र हम आगे करेंगे। इन्होंने बताया कि डटन ने बताया कि धरातल पर विद्यमान ऊंचे उठे पर्वत, उनसे कम ऊंचाई वाले पठार, न्यूनतम ऊंचाई वाले मैदान और समुद्र के नीचे स्थित समुद्र तलीय सागर नितल भाग अलग अलग घनत्व के हैं। अलग अलग घनत्व के होने के कारण अपने नीचे स्थित क्षतिपूर्ति तल के सहारे एक समान गहराई तक डूबे हुए हैं और इसी क्षतिपूर्ति तल के सहारे एक संतुलन, एक व्यवस्था स्थापित होती है। यदि किसी कारणवश इस व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे यदि पर्वतीय भाग में उत्थान हो और वह और ऊपर उठें, या समुद्र तलीय भाग में धसान हो, निमज्जन हो, अवतलन हो और वो नीचे धंसे, तो इसके कारण, इस अव्यवस्था के कारण क्षतिपूर्ति तल में एक परिवर्तन आएगा और वह परिवर्तन आगे चलकर समायोजित की जाएगी। समायोजन देखिए कैसे होता है। लगातार उत्थान बढ़ती ऊंचाई के साथ उत्थान होगा और उत्थान के साथ में इस पर विभिन्न जो प्रक्रम हैं वो कार्य करना शुरू करेंगे। नदियाँ, हिमनद, ये विभिन्न प्रक्रम वहाँ से अवसाद बढ़े हुए ऊंचाई को काट पीट कर अवसादों के रूप में अपने निम्न गहराई या ऊंचाई पर स्थापित करेंगे या फिर निक्षेपित करेंगे। अंततः समस्त पदार्थों का निक्षेपण समुद्र के भाग में जाके क्या होता है, निक्षेपित होता है। फलस्वरूप समुद्र की तली भार में बढ़ती है और उनका यहाँ पर धंसाव होगा। जिस प्रकार से पर्वतों में उत्थान देखने को मिला, वैसे ही समुद्र तली में धंसाव देखने को मिला। फलस्वरूप बढ़ी हुई मात्रा क्षतिपूर्ति तल के सहारे धंसाव की प्रक्रिया से बढ़ी हुई मात्रा के कारण वह भाग अधः स्तर में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है और वहीं पर ही जो उत्थान हुआ है उस उत्थान के सहारे वह पदार्थ प्रवाहित होकर इसके उत्थान की प्रक्रिया को और
बढ़ाएगा। इस प्रकार से एक तरफ उत्थान और एक तरफ धसाव, यह प्रक्रिया एक चक्रीय रूप में क्या होती है, संचारित होती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्षतिपूर्ति तल या रेखा का होता है, जिसके सहारे धरातल पर विद्यमान पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र तलों के बीच एक संतुलन देखने को मिलता है। इस बात से पूर्व एरी और प्राट के मत, यानी अधः स्तर में धरातल पर विद्यमान पर्वत, पठार, मैदान के घनत्व को लेकर और उसकी गहराई को लेकर मत में वैभिन्नता देखने को मिलती है। एरी जो अपना मत 1855 में प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि धरातल के ऊपर विद्यमान भाग, पर्वत, पठार, मैदान एवं समुद्र तल, ये समस्त भाग या भूखंड समान घनत्व के हैं और समान घनत्व के कारण जो धरातल पर सबसे ऊपर उठाई या ऊंचा है, वह अपने आप को संतुलन बनाए रखने के लिए अधः स्तर में उतनी गहराई तक डूबा हुआ होगा। इस प्रकार से धरातल पर सबसे ऊंचा पर्वत है, तो अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए वह अधः स्तर में उतना ही गहरा डूबा हुआ होगा। इसके बाद पठार अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए उससे कम डूबा हुआ, मैदान उससे कम डूबा हुआ और समुद्र तल सबसे कम डूबा हुआ भाग है। यह बात इन्होंने एरी ने कहा। इसको इस प्रकार से उन्होंने कहा कि पर्वतों की जड़ होती है, अर्थात जितने ऊंचे उठे पर्वत होंगे उनकी जड़ उतनी ही लंबी अधः स्तर में डूबी हुई होगी। आपको मैं पहले ही बता दूं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर पृथ्वी के तापमान में तीव्रता से वृद्धि होती है, तीव्रतम वृद्धि होती है। कहा जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 100 किलोमीटर के आसपास तापमान क्वथनांक बिंदु से ज़्यादा होता है, जहाँ पर कोई भी चट्टान ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। इस प्रकार से इनका मत यह कहता है कि जो धरातल से जितनी ऊंचाई पर होगा, मान लीजिए एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर मीटर है, और यह अपने आप को संतुलित बनाए रखने के लिए उससे ज़्यादा अधः स्तर में डूबी हुई होगी। तो अगर इतनी गहराई तक नीचे की तरफ डूबा हुआ होगा तो इसका डुबाव इसके यानी कि इसकी गहराई सॉलिड अवस्था में रहने पर, कठोर अवस्था में रहने पर एक संदेह की स्थिति उत्पन्न करती है। वहीं पर ही प्राट के मत को अगर हम देखें तो प्राट महोदय ने अपना मत 1859 में दिया। इन्होंने एरी के मत का खंडन करते हुए उन्होंने यह बताया
यही तापमान को लेके कि गहराई के साथ उसकी जड़ होगी और वह ठोस अवस्था में जड़ के रूप में अधः स्तर में डूबी हुई होगी। इसको उन्होंने गलत बताते हुए यह कहा कि स्थल खंड के विभिन्न खंड, पर्वत, पठार, मैदान, यह अलग अलग घनत्व के हैं। अलग अलग घनत्व के होंगे तभी यह अधः स्तर पर समान रूप से दबाव डालकर एक लाइन में, एक सीधी रेखा में समान रूप से दबाव डालेंगे। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग भी किया। उन्होंने एक पारे के बर्तन में विभिन्न घनत्व वाले खनिजों को तैराया। जिंक, आयरन और लेड, इन अलग अलग खनिजों को पारे के ऊपर जब तैराव करते हैं तो चूँकि ये अलग अलग घनत्व के हैं, इस वजह से इनकी ऊंचाई में इनकी ऊंचाई भिन्न देखने को मिलती है, परंतु इनकी गहराई एक समान रूप से, एक रेखा के सहारे एक समान रूप से दबाव देखने को मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इनका सिद्धांत थोड़ा सत्यता के नज़दीक है, अर्थात अधः स्तर में विभिन्न पदार्थ, भूखंड, पर्वत, पठार, मैदान, जो कि अलग अलग घनत्व के हैं, वे क्षतिपूर्ति तल के सहारे एक रेखा के रूप में समान रूप से डूबे हुए हैं। ऐसा मत प्राट का मत है जो 1859 में दिया गया। इसके अलावा भू संतुलन से संबंधित अन्य विद्वान के विचार, जिसमें हेफोर्ड, बॉबी का मत, जॉली का मत और आर्थर होम्स का मत प्रमुख हैं। आपको मैं ये बता दूं कि भू संतुलन सिद्धांत वास्तव में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि धरातल पर विद्यमान विभिन्न खंड, पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र तल, जो पृथ्वी के विविध उच्चावचों का निर्माण करते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण करते हैं, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण करते हैं, जो अपने अलग अलग घनत्व के कारण अपने नीचे स्थित अधः स्तर पर एक संतुलन बनाए रखे हुए हैं। यह संतुलन स्थिर व साम्य न होकर अस्थिर होती है, जहाँ एक तरफ पर्वत में उत्थान होता है, वहीं दूसरी तरफ समुद्रीय नितल भागों में धसाव या निमज्जन की प्रक्रिया होती है। इन दोनों स्थितियों में जहाँ ऊपरी पदार्थ धसाव की प्रक्रिया से अधः स्तर में विलीन यानी तरल हो जाते हैं, ताप के कारण गल जाते हैं, वहीं पर उत्थान के फलस्वरूप हिमालय के नीचे वह पदार्थ तरल भाग उससे मिलकर उत्थान करके ऊपर की ओर उठकर कठोर अवस्था में परिवर्तित होते जाते हैं। इस प्रकार से यह प्रक्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में इस प्रकार के संतुलन को बनाए रखती है। यही इस
भू संतुलन का महत्व है। ओके, धन्यवाद।